पतझड़ में पीपल के पेड़ की टहनियों से झड़ते हुए सूखे पत्तों को धीरे धीरे जमीन पर गिरते देख अचानक से राघव अपने बिस्तर से सीधे आईने की तरफ मुड़ता है और खुद को बड़े गौर से आईने में देखता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है कि तेजी से कमज़ोर होता शरीर और उम्र का असर क्या नौकरी छूटने की चिंता उस पर हावी सी होती जा रही थी। 2 साल लगातार संघर्ष करने के बाद भी कोई अच्छा अवसर हाथ में न आने से कभी जो चीज़ें उसे आकर्षित करती थी वो आकर्षण आज चिड़चिड़ेपन में बदल चुका था। कभी प्यार भरे गीत लिखने वाला शख्स आज खुद की शख्सियत से जुड़े लेख लिखने लगा था। आईने में खुद को देख बड़बड़ाने लगता है। जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते ये जिंदगी को जर्जर सी हो गई है। जो लेना चाहा कभी लुफ्त हो गया लगता है। अब उम्र सी हो गई है। अब तक गुजारा करने के लिए जो भी नौकरी मिलती मजबूरन उसको स्वीकारना पड़ता। पर जिन बड़े सपनों को लेकर बड़े शहर का रुख किया था वो सपने इस बड़े शहर की चकाचौंध में कहीं खोसे गए थे। 2 महीने बीत चुके थे नौकरी ढूंढते हुए, पर अब कोई भी नौकरी मिलना अब मुश्किल सा हो गया था। शायद उसके रूखे और चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से कोई उसे काम पे रखना ही नहीं चाहता था। राघव शुरू से ऐसा नहीं था, पर हालात और वक्त ने उसे ऐसा मजबूर कर दिया था कि वो उससे उबर नहीं पा रहा था। घर में पुरानी सी मेज पर रखी हुई डायरी और कलम को देखकर राघव लिखने की कोशिश करता है, पर बहुत सोचने के बाद भी कुछ लिख नहीं पाता है और कलम को गुस्से में मेज पर रखकर खामोशी में डूब जाता है। राघव गांव का एक लड़का जिसने बचपन से ही कलम से दोस्ती कर ली थी और लिखने के अपने शौक से सारे गांव भर में मशहूर हो गया था। गांव के सभी लोग उसको बोलते थे कि तेरी लिखने में बड़ी ताकत है, शहर जाकर ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। लोगों की बातें सुन और अपनी तारीफ होता देख राघव आत्मविश्वास से भर जाता था। लेखक बनने का सपना लेकर शहर में जाने के लिए उत्साह से भरपूर राघव अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करता है। एक वक्त के बाद वो दिन भी आता है जब माँ अपने बेटे के सपनों को साकार करने के लिए उसको अपने आप से दूर भेजने के लिए भी तैयार हो जाती है। माँ की वो बात आज भी राघव के कानों में घुसते हुए उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने गांव के घर से शहर निकलते वक्त कही थी। बोझिल मन से माँ और छोटी बहन गीता को अकेला छोड़कर राघव ने शहर जाने की तैयारी कर ली थी। माँ कुछ पैसे जो उसने घर के खर्च में से बड़ी मुश्किल से बचत करके रखे थे और खाने के लिए राघव की पसंद की मीठी गुजिया राघव के हाथ में देकर बोलती है, माँ बेटा राघव सुनो, तुम मुझसे वादा करो जिंदगी में सच का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। माँ से किया हुआ वादा और उसकी ज़िंदगी जीने के उसूल कभी कभी उसके लिए काम में रुकावट बन जाते थे, जिससे उसको हर दिन एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। राघव नौकरी छूटने से कुछ दिन पहले अखबार में लेखक के रूप में नौकरी करता था। राघव ने अस्पतालों में चल रहे दवाइयों के कालाबाजारी और गोरख धंधे से विषय पर खुलकर सच्चाई को लिखा था, जिससे अस्पताल से जुड़े हुए पदाधिकारी उसे बुरी तरह खुन्नस खा गए थे। अखबार में प्रकाशित होने से पहले कुछ पदाधिकारी राघव से मिले और उसको घूस देने की कोशिश भी की, पर अपने उसूलों पर चढ़ने वाले राघव ने अपने ईमान को डिगने नहीं दिया, जिसका नतीजा बाद में उसको अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। शहर में राघव का इन 2 सालों में एक ऐसा दोस्त बना था रहमान, जो हर सुख दुख में उसका साथ देता था, पर खुददारी के जिस कीड़े ने राघव को काटा था वो उसे अपने आप से निकलने नहीं देता था। वो किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकता था, पर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता था। 2 दिन से राघव से कोई संपर्क नहीं होने से परेशान रहमान उसके घर आता है और दरवाजे पर लगी हुई घंटी बजाता है, जो पहले से खराब थी। फिर दरवाजे को हाथ से बजाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते हुए राघव, अरे रहमान आज अचानक से कैसे? रहमान या तेरा कुछ अता पता भी है? फ़ोन नहीं लग रहा है तेरा। 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, हालात देख अपनी, आंखें देख अपनी सूज गई हैं। कितने दिन से नहीं सोया, गहरी नींद से मेरा वास्ता वश
पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ख्वाब के आगोश में चले जाते हैं, ऐसे ख्वाब जो हमें सच्चे से लगते हैं। पर जब ख्वाब टूटते हैं तो हकीकत का एहसास होता है, और ख्वाब के टूटने का दर्द मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। मेरे दोस्त, मुझे अब ख्वाब से नहीं, हकीकत में जीने दो। गहरी नींद के आगोश में जाने के लिए एक उम्र पड़ी है, मुझे ऐसे ही जगह रहने दो। तेरी बातों में मेरे समझ के बाहर है। तेरे उसूल और खुददारी तू अपने पास रख, और एक नौकरी बता रहा हूँ, मेरे भाई जाकर देख ले, आज ही चला जा। इतना कहकर रहमान खाने और घर की ज़रूरत का कुछ सामान मेज पर रखकर चला जाता है। अगले दिन रहमान गुस्से में राघव के घर के बाहर दरवाज़ा बजाते हुए, रहमान, राघव दरवाज़ा खोल, राघव दरवाज़ा खोल। खिड़कियाँ पर लगे कांच के चीरते हुए सुनहरी धूप की किरणें कमरे में जमीन पर लेटे हुए राघव के चेहरे पर अटखेलियाँ सी कर रही थी। बाहर दरवाजे के बजने की आवाज़ भी राघव को बेहोशी नुमा नींद से नहीं उठा सकी, तो रहमान अपनी हथेली से जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। जोर जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज़ राघव कानों में बेअसर होने के साथ ही मानो दीवारी से टकराकर वापस लौटे जा रही थी। बहुत देर की कोशिश के बाद आखिरकार राघव दरवाज़ा खोलता है। राघव के दरवाज़ा खोलते ही रहमान गुस्से में बोलता है, रहमान, तेरा तो गहरी नींद से वाता वर्ष पहले ही खत्म हो चुका था, फिर आज कैसे बेहोश हो गया। रहमान राघव के करीब जाता है और राघव के मुंह से आती हुई शराब की बदबू से उसे गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाकर बोलता है, तूने शराब पी है? बस यही है तेरे उसूल, और तूने ये क्या हरकत की? सुबोध भाई से तेरी नौकरी लगाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, और तू कल उनके प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचा ही नहीं। कहाँ गया था तू कल? बोल, चुप क्यों है? बोल राघव। रहमान, मैं वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या बुराई है वहाँ नौकरी करने में? यार, बुराई कुछ नहीं है, बस मैं घर कर नहीं सकता। गुस्से में बात बता मुझे, क्या बात है वहाँ? कुछ देर चुप रहने के बाद गहरी सांस में उदास मन से बोलते हुए, राघव, कल जब मैं तेरे बताए हुए पते पर पहुँचने ही वाला था कि मैंने रिक्शे में शीतल को देखा। उसके पीछे चलने लगा। मेरे कदमों की रफ्तार के साथ मेरे दिल की धड़कन भी ऐसे बढ़ती जा रही थी जैसे कमान से निकला तीर अपने लक्ष्य को तेजी से भेदने के लिए रफ्तार के आगे बढ़ रहा हो। मेरी आंखें बस उसी तरफ देखी जा रही थी। मुश्किल से 20 कदम का फासला हजारों मील सा सफ़र लग रहा था। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से थकी हारी बुझी हुई सी उम्मीद को किसी ने रोशनी की किरण से जगमगा दिया हो। और फिर शीतल उसी पते पर चली गई जहाँ वो प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ मुझे जाना था। तेरे कहने का मतलब शीतल यहीं इसी शहर में है, और तूने उसे देखा और रोका भी नहीं? क्यों यार, ऐसा क्यों किया तूने? कमबख्त मेरी ज़िंदगी अपनों से किए हुए वादों को निभाने से गुजरी जा रही है। शीतल से कौन सा वादा किया था तूने? लंबी कहानी है मेरे दोस्त, पर मुझे सुननी है। मैं फिर से याद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ हर उस पल का जब वो मेरे साथ थे, मेरे पास थे और मैं कहीं और था। मेरा जिस्म उनके पास था, उनसे बातें भी कर रहा था, पर मेरा दिल कहीं और था। मैं गुनहगार हूँ उनकी हर एक उम्मीद का जो उन्होंने मुझसे लगाई थी, और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। मैं गुनहगार हूँ अपने मुंह से निकलने हर शब्द का, चाहे अनजाने में ही सही, पर वो शब्द रूपी तीर जिन्होंने उनके दिल को छलनी कर दिया। शीतल की सगाई से एक दिन पहले जब वो मेरे पास आई थी और अपने घर वालों से बात करने के लिए मुझसे बोलती रही, और मैं जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच ऐसा घिरा हुआ था कि फैसला नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना है। और शीतल रोते हुए मुझ पर गुस्सा करती हुए जाने लगी, और जाते जाते शीतल के वो शब्द मैं आज भी नहीं भूला हूँ। उदास राघव कुर्सी पर बैठ जाता है। यार, तूने बताया नहीं शीतल ने क्या कहा था जो आज तक तू उसे भूल नहीं पाया और मिलने की कोशिश भी नहीं की? कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक से राघव बोलता है, शीतल ने मुझसे वादा लिया था और कहा था, सुनो, तुम मुझसे वादा करो, मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करोगे।
शीतल के ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और यही वजह रही कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। घुटता रहा अपने आप में। उसके हाथ की लिखावट के कुछ पन्ने मैंने आज भी दराज में संभाल के रखे हैं। बेचैनी की कश्ती में सवार ये दिल जब भी सुकून की तलाश में निकलता है तो उन पन्नों पर लिखे हुए शब्दों की गहराइयों में डूब सा जाता है। मुझे खुद भी समझ नहीं आता उस वक्त मैंने जो किया क्या वो ठीक था। कभी जब आईने के सामने खुद की शख्सियत पर गौर फरमाता हूँ तो थोड़ा गलत थोड़ा सही खुद को पाता हूँ। जो में हारे हुए जुआरों और प्यार में हारे हुए आशिक दोनों की हालात लगभग एक ही जैसी होती है। जुआरी सोचता है कि काश वो वक्त रहते हुए उठ लेता और आशिक सोचता है कि काश वो उस वक्त अपने प्यार की कदर कर लेता। वो दिन मुझे आज भी याद है जब उसकी सगाई हो रही थी और वो खामोश निगाहों से दरवाजे तो ताक रही थी कि काश मैं अचानक से आकर सबके सामने बोल दूं कि शीतल सिर्फ मेरी है, बस मेरी। पर हालात और मेरी मजबूरियों ने मुझे शीतल के घर पर जाने से रोक दिया। मेरे दोस्त, बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, उसकी खामोशी में दबी हुई सिसकियाँ। हाँ, बस मुझे ही एहसास है उसके टूटे बिखरे बेजान हो चुके सपनों के दर्द का। हाँ, बस मैं ही महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे आसपास है। वो ख्याल है जहाँ की शख्सियत सा, वो अनसुलझी पहेली सा, वो अधूरे ख्वाब के बेबुनियाद किस्सों का। मैं उन सपनों को बेचने चला था जो कभी खुद मेरे नहीं हुए। बचपन में खुली आंखों से एक सपना देखता था, जब हवा में उड़ते हुए गुब्बारे देखता था एक टकी लगा के कि आखिर ये ऊपर और कितने ऊपर तक जाता है। छतों से मीनारों से पार होते हुए जब बादलों में खो जाता था, आंखों से ओझल सा हो जाता था। कभी कभी नादानी में ये सोचने लगा था कि शायद ये गुब्बारा ऊपर भगवान के पास तक जाता होगा। क्यों न सारी ख्वाहिशें मैं भी इस गुब्बारे पर लिखता हूँ। शायद इसी बहाने अपनी बात भगवान से तो कह सकता हूँ। भले ही वो गुब्बारा हवा से भरा हुआ था, पर मेरे लिए उम्मीदों, ख्वाहिशों और आशाओं से भरा हुआ था। मेरे अरमानों के गुब्बारे पर लिखी हुई सब ख्वाहिशें आज भी अधूरी है। पता है राघव, कभी कभी ये दुनिया मुझे उस रंग बिरंगे मीठे बर्फ़ के गोले की तरह नज़र आती है। जिस तरह बर्फ़ के गोले में मिठास के साथ अलग अलग तरह के रंग होते हैं, उसी तरह ज़िंदगी में अलग अलग तरह के रंग है। बर्फ़ के गोले के पिघलने से पहले हम उसकी मिठास का आनंद लेते हैं। ज़िंदगी भी उसी तरह सुख और दुख के रंगों से रंगी है। उसके ख़त्म होने से पहले उसका आनंद लीजिए, वरना बर्फ़ के गोले की तरह पिघलकर ये रंग और मिठास दोनों ही व्यर्थ ही बह जाएंगे। अपनों से किए हुए वादों ने हर बार मेरे अरमानों को अपने पैरों तले कुचला है और आज बस मेरे पास बची है खामोशी, अकेलापन की मनहूसियत से लबरेज जॉर्जर दीवारों की कोठरी में स्याह काली रात से अंधेरे में कैद खामोशी, बातों से रिश्ते नातों से भूली बिछड़ी याद से बनावट के मखमली पर्दों की सिलवटों की गर्द में छुपे हुए राज की हकीकत से रूबरू होती खामोशी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।